वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइज, हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत में आज हम पढ़ेंगे तेलप वंश और एक वंश पढ़ेंगे कांची के पल्लव। यानी कि हमारे दो वंश हो जाएंगे, एक तेलप वंश हो जाएगा, दूसरा कांची के पल्लव वंश। गाइज, मुश्किल से 7 से 8 क्लास आपकी और होंगी और आपका प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा। और अब मैं आपको बता दूं कि मैं लाइव आया करूंगी 10:30 बजे, क्योंकि 10:30 बजे का कोई टाइम ज़्यादा नहीं है रात को। तो आप लोग अगर लाइव आना चाहते हैं तो आप लाइव क्लास में आ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। PDF आपको सारी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में आज हम पढ़ेंगे कल्याणी के चालुक्य वंश, या इसी को बोलते हैं तेलप वंश। गाइज, ये दोनों नाम सेम है, आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि एक ही वंश के दो नाम हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, तो भी तेलप सेकंड रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तेलप वंश का संस्थापक कौन था, फिर भी आपको तेलप सेकंड ही रखना है, क्योंकि वंश एक है और नाम दो है, संस्थापक यानी फाउंडर एक ही है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डिटेल में। सबसे पहले कल्याणी की जो चालुक्य जो वंश है उसी को बोलते हैं तेलप वंश। तो उसका संस्थापक था तेलप सेकंड। इसका गाइज कुछ इसका इतना ज़्यादा खास नहीं है, और जो पॉइंट आपके एग्जाम में आना है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो सीक्वेंस में देखते हैं कौन कौन से संस्थापक हैं। पहले तेलप सेकंड बैठता है, उसके बाद में सत्याश्रय आता है। इन्होंने कुछ ऐसा खास कार्य नहीं किया कि मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि इन्होंने क्या काम किया था क्या नहीं, तो इतना कुछ खास नहीं है इनका। उसके बाद में बैठते हैं सोमेश्वर प्रथम, और इन्होंने कल्याणी को राजधानी बनाया। मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ आप समझिएगा। यहाँ पर शुरुआत में मैंने बताया कि कल्याणी के चालुक्य वंश या तेलप वंश, एक ही वंश के दो नाम हैं, संस्थापक तेलप सेकंड, ठीक है। उसके बाद में सत्याश्रय बैठता है, कोई ऐसा खास कार्य नहीं किया इन्होंने कि यहाँ पर मैं आपको बताऊं। उसके बाद में सोमेश्वर प्रथम, और सोमेश्वर ने जो कल्याणी के जो चालुक्य वंश कहा जाता था, चालुक्य जो वंश थे, इनको कल्याणी के चालुक्य क्यों कहा गया, क्योंकि सोमेश्वर प्रथम ने कल्याणी को राजधानी बनाया, ठीक है। जो चालुक्य जो तेलप जो वंश था उसको राजधानी किसने बनाया, कल्याणी को, तो वो सोमेश्वर प्रथम ने। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लिया जाए कि कल्याणी को जो राजधानी बनाया था वो किस शासक ने बनाया था, तो वो सोमेश्वर प्रथम। उसके बाद में बैठता है विक्रमादित्य षष्ठ, यानी कि विक्रमादित्य छठवां जो बैठता है। इनके थोड़े कार्य हैं तो आप देख लें इनके। इसके दरबार में विज्ञानेश्वर और बिल्हड़ जैसे विद्वान रहते थे, यानी इसका जो दरबार था जो विक्रमादित्य का, उसके दरबार में विज्ञानेश्वर और बिल्हड़ जैसे विद्वान रहते थे। अब विज्ञानेश्वर ने रचना किसकी की आपके दिमाग में, क्योंकि गाइज एक बात हमेशा आप याद रखना कि अगर किसी का नाम आ रहा है, कोई अच्छा कवि है या कोई अच्छा वैज्ञानिक है, मैं साइंस की भी बात कर रही हूँ, आप फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, बायो ले लो, कुछ भी, अगर कोई साइंटिस्ट का नाम आ गया वहाँ पे, तो जिन्होंने जिस बुक की रचना की है, यानी जिस पुस्तक की रचना की है, वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा पूछ लेता है। फिर हमारा दिमाग चलता है कि सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एग्जाम हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है। गलती हमारी रहती है कि हमने वहाँ पर क्या मिस कर दिया। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो विज्ञानेश्वर जो थे उन्होंने किसकी रचना की, तो उन्होंने रचना की थी मित्राक्षरा की रचना की। और हिंदू विधि ग्रंथ था, जो मित्राक्षरा था ना, वो एक हिंदू विधि ग्रंथ था जिसकी रचना की थी विज्ञानेश्वर ने। और विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे, तो विक्रमादित्य षष्ठ, यानी विक्रमादित्य जो छठवें जो शासक थे उनके दरबार में रहते थे। उसके बाद में बिल्हड़ की बात आती है, तो इन्होंने रचना की थी विक्रमादेव चरित की रचना की थी इन्होंने, और ये बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। विक्रमादित्य छठवें ने अपने राज्याभिषेक के समय
1076 ईस्वी में चालुक्य विक्रम संवत की रचना की। किसकी रचना की? 1076 ईस्वी में चालुक्य विक्रम संवत की रचना की। कल्याणी के चालुक्य राष्ट्रकूट के सामंत थे। किसके सामंत थे? राष्ट्रकूट के सामंत थे। अब पढ़ते हैं कांची के पल्लव। गाइस ये जो हमारा था, मैंने कहा था इस वंश में कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं है, तो ये हमारा पर कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे कांची के पल्लव वंश। 6वीं से 9वीं सदी तक शासन किया इन्होंने। कितने तक शासन किया? 6वीं से 9वीं सदी तक शासन किया। उसके बाद में यहाँ पर है कि किसके सामंत थे? जो कल्याणी के चालुक्य या तेलव जो वंश थे वो राष्ट्रकूट के सामंत थे, और ये सातवाहनों के सामंत थे। यानी कि जो कांची का जो पल्लव जो वंश था वो किसके सामंत थे? सातवाहनों के सामंत थे। इन्हें भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण या अश्वत्थामा का वंशज कहा जाता था। किसका वंशज कहा जाता था? जो भारद्वाज जो पंडित होते हैं उनका गोत्रीय ब्राह्मण या अश्वत्थामा का वंशज कहा जाता था। इस जो कांची की जो पल्लव वंश था उसका संस्थापक कौन था? उसका था सिंह विष्णु। कांची को राजधानी बनाया तथा इसके दरबार में भारवी रहते थे, और इन्होंने कीर्तार्जुन नियम की रचना की। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो आपको एक ग्रंथों के नाम ये जरूर याद कर लेना। अभी ये जो कांची का जो पल्लव वंश है वो ख़त्म नहीं हुआ, इसको कंटिन्यू करते हैं आगे की क्लास में। अब पढ़ेंगे अगले शासक के बारे में, जो कि महेंद्र वर्मन फर्स्ट। तो इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे देख लेते हैं। इसने मत्तविलास प्रहसन, एक ही जो नाटक है, हास्य नाटक जो लिखा था उसका एक ही ये नाम है, मत्तविलास प्रहसन नामक हास्य नाटक लिखा। प्रारंभ में यह जैन धर्म का अनुयायी था, किंतु शैव संत अप्पर के प्रभाव से शैव अनुयायी बन गया। किसका अनुयायी बनेगा? शैव अनुयायी बन गया। शैव संत अप्पर के प्रभाव से शैव अनुयायी बन गया। मत्तविलास प्रहसन यह क्या है? भिक्षुओं पर टिप्पणी, यानी इस जो नाटक है, ये जो हास्य नाटक महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने लिखा था, इस पर भिक्षुओं पर टिप्पणी की गई थी। उसके बाद में नरसिंह वर्मन, तो इसे महामल्ल कहते हैं। यह सबसे शक्तिशाली एवं प्रतापी शासक है। कैसा है? सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रतापी शासक है। इसने चालुक्य शासक पुलकेशन सेकंड जो 642 AD में जो शासक था उसको पराजित कर वातापी कुंड की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन ने क्या क्या कार्य किए? इसे महामल्ल कहते थे। अगर पूछ लिया जाए कि किस शासक को महामल्ल कहते थे, तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट को महामल्ल कहते थे, और ये सबसे शक्तिशाली एवं सबसे प्रतापी शासक था। इसे चालुक्य शासक पुलकेशन सेकंड को 642 AD को पराजित कर वातापी कुंड की उपाधि धारण की। इसने महामल्लपुरम, यानी कि इसे बोलते हैं महाबलीपुरम नामक नगर बसाया एवं यहाँ पर सप्तरथ मंदिरों का एकाश्म निर्माण करवाया। किसने करवाया? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बहुत कार्य किए। जहाँ तक जो सारे कार्य नरसिंह वर्मन फर्स्ट, और फिर यहाँ से सेकंड के कार्य शुरू होते हैं। तो एक बार फिर समझा लूँ, सबसे पहले इसे महामल्ल कहते थे। यह सबसे शक्तिशाली एवं सबसे प्रतापी शासक था। इसे चालुक्य शासक पुलकेशन सेकंड को 642 AD में पराजित कर वातापी कुंड की उपाधि धारण की। इसने महाबलीपुरम, यानी कि महाबलीपुरम नामक नगर बसाया एवं यहाँ पर सप्तरथ मंदिरों का एकाश्म निर्माण करवाया। इन्हें सप्त पैगोड़ा भी कहते हैं। किसको? तो सप्तरथ जो मंदिरों का जो निर्माण करवाया नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने, इसे सप्तरथ पैगोड़ा भी कहते हैं। जिसमें सबसे बड़ा मंदिर युधिष्ठिर यानी धर्मराज एवं सबसे छोटा द्रौपदी मंदिर है। सबसे बड़ा कौन सा है? युधिष्ठिर, धर्मराज, और सबसे छोटा द्रौपदी मंदिर। इसी के समय मंदिरों के निर्माण की महामल्ल शैली या मामल्ल शैली का विकास हुआ। कैसा विकास हुआ? महामल्ल शैली या मामल्ल शैली का विकास हुआ नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय। इसी के समय हेनसांग ने कांची की यात्रा की। किसकी यात्रा की? कांची की यात्रा की हेनसांग ने। अब पढ़ते हैं नरसिंह वर्मन सेकंड के बारे में।
इसे राज सिद्धेश्वर भी कहा जाता था। देखो, नरसिंह वर्मन फर्स्ट को कहा बोलते थे महामल, और नरसिंह वर्मन सेकंड को नाम एक ही है लेकिन फर्स्ट सेकंड में कन्फ्यूजन मत हो जाना, तो उसे महामल बोलते थे फर्स्ट को, और सेकंड को राजराजेश सिद्धेश्वर भी बोलते थे। इसने कांची के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। कांची के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन सेकंड ने कराया, और सप्तरथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया। जो राजसिंह शैली में थे, जो कैलाश जो मंदिर था वो किस शैली में निर्मित था? राजसिंह शैली। गाइस याद रखना, शैली जरूर पूछते हैं तो आपको याद होनी चाहिए कि ये मंदिर जो था जो राजसिंह शैली में निर्मित था। इसके दरबार में आचार्य दंडी रहते थे। किसके में? नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में कौन रहते थे? आचार्य दंडी, जिन्होंने 10 कुमार चरित्र की रचना की। कम से कम गाइस आज के टॉपिक में आपको 8 से 10 ग्रंथ मिल गए होंगे, या जरूर याद कर लेना, क्योंकि प्राचीन भारत में अगर ग्रंथ पूछ लिया जाए, सबके अलग है, मध्यकालीन के अलग है, आधुनिक के अलग है, पूछ लिया जाए तो यहाँ पर ग्रंथ हैं, और जो आधुनिक भारत है वहाँ पर पुस्तकों की रचना की गई है। अगर पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए कि दंडी ने 10 कुमार चरित्र की रचना की, इसने जो नरसिंह वर्मन है इसने 3 उपाधियाँ धारण की। कौन कौन सी? एम आगम प्रिय, यानी जो शास्त्र इन्होंने जो लिखवाए थे उसी की वजह से इनको आगम प्रिय की उपाधि दी गई, शंकर भक्त की उपाधि दी, और राजसिंह की उपाधि धारण की। इसके समय ही राजसिंह शैली का विकास हुआ। जो कैलाश मंदिर का जो इन्होंने निर्माण कराया, जो कि राजसिंह शैली में जो निर्मित था, और इसी के समय राजसिंह शैली का निर्माण हुआ। तो गाय यहाँ पर नरसिंह वर्मन तक सेकंड अपना कंप्लीट। 2 शासक और हैं, पढ़ते हैं। अपराजित वर्मन, यह अंतिम शासक था इस वंश का। ठीक है, यहीं पर हमारा ये वंश खत्म हो जाएगा। इसी के समय चोल शासक आदित्य प्रथम ने तोड़मंडल पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर मेरी बात समझने की आप कोशिश करना। जब अपराजित वर्मन का शासक था, वहाँ पर चोल शासक कौन था? आदित्य फर्स्ट। अब मैंने आपको चोल पढ़ाया तो उसमें पढ़ाए थे ये सारे शासक आपको। तो तोड़मंडल जो था उस पर अधिकार कर लिया, और इस प्रकार एक नई शक्ति के रूप में चोलों का उदय हुआ। अब पढ़ेंगे यहाँ पर जो प्रकार के इनके संत रहते थे इनके दरबार में। तो पहले नैनार संत, नैनार जो थे वो शैव भक्त थे। इनकी संख्या कितनी थी? 63, यानी कि 63 इनकी संख्या थी। और यह अपर यानी पल्लवों के समय यहाँ पर रहते थे। दूसरे हैं अलवार संत, तो ये वैष्णव यानी विष्णु धर्म से संबंधित थे, और इनकी संख्या थी 12, और ये इनको अपर बोलते थे और इनको अंडाल बोलते थे। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये दोनों संत किस धर्म से संबंधित थे, इनकी संख्या कितनी थी। उत्तर भारत में स्थित एकमात्र द्रविड़ शैली का मंदिर जो कि ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर के किले में, वो कौन सा है? तेली का मंदिर। ये एक फैक्ट वैसे ही लिखवा दिया है यहाँ पर। तो गाय यहाँ पर हमारे 2 वंश कंप्लीट हो गए, तेलप वंश और कल्याणी के चालुक्य वंश। अब कल जो शाम को हम क्लास बनाएंगे, यानी मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ, वो क्लास आपकी सुबह ही अपलोड होगी। तो उस क्लास में फिर से 2 वंश, मुश्किल से 6 क्लास होंगी। पूरा मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रही हूँ गाइस। उसके बाद 1 वीक लगातार शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगी अपने नोट्स की, जिससे आपको पता लग जाए कि मेरे जो ज्योग्राफी के नोट्स हैं आपके पढ़ाने के पर्पज़ से हैं या नहीं। उनको नोट्स को आप देखकर कमेंट में बता देना। अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़िए, कमेंट में बताना। मिलेंगे अगली वीडियो में। रात को 10:30 बजे लाइव आया करूँगी, बहुत जल्दी कम्युनिटी पे पोस्ट डाल दूँगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।